नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कैमूर से है। कैमूर के नुआवो में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर विवाद। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के स्थान चयन को लेकर विवाद गहराता जा रहा। दरअसल मंगलवार को नुआव क्षेत्र के समाज सेवी युवाओं ने कैमूर डीएम और साथ ही भभुआ से शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। युवाओं का कहना है प्रस्तावित महाविद्यालय को जायसवाल +2 उच्च विद्यालय नौगांव परिसर में स्थापित किया जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। युवाओं ने ज्ञापन में बताया है कि प्रखंड मुख्यालय स्थित इस विद्यालय में कॉलेज खुलने से क्षेत्र की सभी पंचायतों के छात्र छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह स्थान मुख्यालय के नजदीक होने के साथ साथ अस्पताल, थाना, अंचल कार्यालय सहित कई सरकारी सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इस स्थान का SH 319 सड़क से सीधा संपर्क होने के कारण छात्रों को आने जाने में भी सुविधा होगी। युवाओं ने सूझबूझ दिखाई है और साथ ही यदिया जायसवाल +2 विद्यालय से संचालित सर्वोदय विद्यालय का कहीं और साथ ही स्थानांतरित कर दिया जाए। कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकती है और क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा का बेहतर अवसर भी मिलेगा। दीपक कुमार यादव है। मैं प्रखंड मुख्यालय नुआव से हूँ और आज जो है हम लोग आए हैं माननीय डीएम साहब से स्पेशली आवेदन करने के लिए कि पिछले 2 दशक से हमारा नुआव प्रखंड जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कई नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि नुआव प्रखंड के विकास को लेकर के हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन आज तक नुआव प्रखंड ने यहाँ मंत्री दिया। ये आपके वर्तमान सांसद हैं, इनको कृषि मंत्री भी बनाया गया। माननीय जगदा बाबू भी थे, उनको भी पूरे बिहार का कमांड मिला था। लेकिन जब यहाँ सिंचाई विभाग था तो उस समय सिंचाई विभाग को भी यहाँ से हटाने का काम किया गया। अब जाकर के 2 दशक के बाद यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज का बिहार सरकार ने डिग्री कॉलेज देने की जो मंशा लोगों के सामने दिखाई है और डिग्री कॉलेज जो दिया गया है उसको नुआव प्रखंड से, प्रखंड मुख्यालय से, जो कि प्रखंड मुख्यालय में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और नुआव प्रखंड के सारे विकास को इन लोगों ने बांट करके रखा है। तो जब डिग्री कॉलेज की मान्यता नुआव के लिए आया तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने राजनीति करने के लिए, अपने वोट लेने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए नुआव से सारी व्यवस्थाओं को हटा करके नुआव प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर इन्होंने स्थापित करने की पूरी कोशिश कर दी है। हम लोग लास्ट अपना उम्मीद लेकर के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीद है कि हम लोगों को डिग्री कॉलेज जो है सेंटर में दिया जाए, जो कि कम से कम 7 पंचायत के लाखों लोगों की एक उम्मीद थी डिग्री कॉलेज। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो डिग्री कॉलेज जो सरकार हम लोगों को दे रही है वो हम लोगों को सजा के रूप में मिल जाए। तो सांसद महोदय आपके लगे हुए, आपके सांसद हैं, रोहतास के हैं, भभुआ के सांसद हैं, उधर में आपका बक्सर सांसद है जो आपके उनके क्षेत्र में आता है, उनके वो क्या करते हैं? देखिए, जो जहाँ तक हमें जानकारी है कि सासाराम के माननीय सांसद जी हैं, उनकी भी पहल यही है कि सासाराम लोकसभा के इर्द गिर्द ही रहे ये डिग्री कॉलेज। और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनकी भी मंशा वोट को लेकर के ध्रुवीकरण को है। तो इसलिए उन्होंने अपना कोई स्पष्टीकरण शुद्ध रूप से नहीं दे पाया और उनका सिर्फ एक ही यही हवाला है कि PM श्री में है। तो हम लोग ये कहने आए हैं माननीय डीएम साहब से कि लोगों की सहूलियत को, छात्र की सहूलियत को देख करके PM श्री का जो दर्जा अभी वर्तमान में हाल ही में मिला हुआ है तो उस PM श्री के दर्जा को हटा करके यहाँ डिग्री कॉलेज को ही दिया जाए। यहाँ सभी नेता, सभी सांसद, सभी विधायक जितने लोग हैं सब लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के फिराक में हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। क्या मामला है मौलवी साहब? अब इस पे भैया लोग बोल ही दिए हैं, मैं क्या बोलूं। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, बाकी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर इसको देखा जाए तो मुद्दे से बस भटकाया जा रहा है। नहीं तो नुआव प्रखंड बहुत पुराना प्रखंड है और वहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल हैं, खाने से लेकर के, संसाधन से लेकर के, मतलब स्वास्थ्य सब कुछ वहाँ मौजूद है। अगर मान लीजिए कि महाविद्यालय में हमारी बहन बेटियां पढ़ने जाती हैं तो उनकी सुरक्षा को भी लेकर के इसको ध्यान में रखना चाहिए और उस नज़रिए से भी ये नुआव ही महाविद्यालय बनना चाहिए, जो कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर हम देहात में जाते हैं तो वहाँ पर जो सुविधा नहीं मिल पाएगी जो हमें नुआव में मिल पाएगी। ये बात तो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, कभी आप उन लोगों से मिले या अपनी बात को रखे? जी, इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अब उसमें
ज़्यादा क्या बोलना है। मतलब राजनीति में जनता पिसा रही है। जी जी, वो तो शुरू से पिछाती आ रही है, आज भी हम लोग पीस रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम लोग जिलाधिकारी के हैं अपनी बातों को लेकर के आए हैं कि ऐसा ना हो, जो सही है वही काम हो जाए। जी, नुआव प्रखंड से आए हुए हैं। क्या मामला है? प्रॉपर नुआव से। हाँ, क्या मामला है आप लोग? मामला है यहाँ पर जो बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालय बनाने के संबंध में, जो हर प्रखंड में, जो जिस प्रखंड में अभी तक नहीं था, उसके तहत नुआव प्रखंड को एक महाविद्यालय मिला हुआ है। और यह महाविद्यालय मतलब कि अगर बोला है तो सेंटर से हटाकर, जो केंद्र बिंदु मुख्य बाजार है, कार्यालय है, हर व्यवस्था है जहाँ से, वहाँ से हटा करके काफ़ी दूर लेके जा रहे हैं लोग। उसी 12 किलोमीटर दूर जा रहा है, जिस कारणवश हम सभी लोग यह ज्ञापन देने जिला मुख्यालय में आए हुए हैं। 12 किलोमीटर का दूरी का मतलब वो तो किसी जिला से, किसी जिले, अदर जिले से सीमा पड़ जाता है। जी हाँ, रोहतास जिला, वहाँ से 3 किलोमीटर लगता है सर। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि केंद्र बिंदु में बने और जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए जो छात्रों के लिए, जैसे अगर मान लिया कि धूप ज़्यादा हो गया, बच्चे बीमार हो गए, तो हॉस्पिटल नज़दीक होना चाहिए, थाना की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर युवा संघ वहाँ पे होगा, छात्र संघ रहेगा, कोई झगड़ा झंझट हो जाती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। और नुआव बाजार एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे हम लोग बात करें, जिसके लिए हम लोग आवेदन लेके आए हैं जायसवाल उच्च विद्यालय के लिए 10+2, जो कि बिहार के लिए सब बोला तो नुआव प्रखंड का सबसे पुराना विद्यालय है। और वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यह बने महाविद्यालय, और वहाँ पे उससे बढ़िया कहीं व्यवस्था है ही नहीं। इससे पहले आपके सांसद हैं, सुधाकर जी सांसद हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, सतीश जी विधायक हैं। बहुत तरह का वो आवाज़ देखा जा रहा है कि आपके विधायक बराबर विधानसभा में आवाज़ उठाते रहते हैं। कभी आप उनसे बातचीत किया इस बारे में? जी हाँ, बातचीत हुई है। वो लोग सीधा कह रहे हैं कि नुआव प्रखंड में बन रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है कहाँ बनना चाहिए, नुआव प्रखंड में कहीं बन जाए, इससे उन लोगों को मतलब है। वो दिक्कत ये है कि कहीं प्रखंड में बनना चाहिए, विधायक फंड से बने चाहे जहाँ से बने, छात्रों को सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जनता की सुविधा कहाँ से पड़ेगा, सेंटर में पड़ेगा कि किसी बॉर्डर पे पड़ेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि नुआव जायसवाल उच्च विद्यालय 10+2 में इसका फीता भी कट गया था कि यहीं पे बनेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चल रहा है उसमें जो है PM श्री के अंदर में वो स्कूल आना है, जो कि इसी साल या पिछले 2025 में वो PM श्री के अंदर में किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि PM श्री है उसको हटा किसी और स्कूल में दे दिया जाए, और ये सेंटर है जहाँ पे सारे छात्र छात्राओं, लड़के और बच्चों को जो है आने में सुविधा है, यातायात की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, हर चीज़ की सुविधा है। तो वहाँ से हटाकर 12 किलोमीटर दूर जाने का क्या मतलब है? जो हमारे दूसरे छोर पे गाँव है वहाँ से तो 24 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा, तो लोगों को उससे फायदा क्या हुआ? सरकार कैमूर भभुआ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट का कथित रूप से विषाक्त भोजन खाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से बीमार हो गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित रेस्टोरेंट को सील कर दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला बीती रात का बताया जा रहा। भभुआ थाना क्षेत्र के सारंगपुर गाँव निवासी मार्कंडेय तिवारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि पुत्र विशाल तिवारी भभुआ स्थित जायका होटल पनीर और मंचूरियन लेकर घर आया था। घर पहुंचकर उसने अपने छोटे भाई और एक मित्र के साथ वहां भोजन किया है। परिजनों के अनुसार हालत ज्यादा खराब होने पर करीब सुबह 4 बजे तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ ले जाया गया है। वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद बड़े पुत्र विशाल तिवारी को मृत घोषित कर दिए, जबकि अन्य 2 युवकों का इलाज किया गया है। मृतक के परिजनों का सदर अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने युवक की स्थिति की ठीक से जांच की है की मांग की, तो चिकित्सक ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें भगा दिया है। और साथ ही आपको बता दें, घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए। परिजनों का कहना है यदि सदर अस्पताल के चिकित्सक के अनुसार युवक की मौत सुबह 4 बजे से पहले हो चुकी थी, तो मृत घोषित किए जाने के बाद युवक को पेशाब कैसे आया, और इस पूरे मामले में चिकित्सकीय लापरवाही की आशंका जताई जा रही। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर भभुआ थाना पुलिस ने संबंधित रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। अभी हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। भभुआ? हाँ, भभुआ। क्या हुआ था? भैया रात को खाना खाया था, भोर में लेकर के आए हैं, उल्टी कर रहा। कैमूर जयका रेस्टोरेंट से। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब में खाना वाना खाए, फिर सो गए। और जो हम लोग के साथ थे उनको भी उल्टी हुआ रात में, और लड़के थे, भैया को भी हुआ। भैया को जब उल्टी हुआ। आप लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। उसके बाद उल्टी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जब उठे हैं भोर में तो देखे हैं कि भैया उल्टी किया हुआ है, तो फिर बेहोश था। तो फिर हम लोग उनको साफ करने लगे हैं तो और उल्टी होने लगा। हाँ, फिर लेते आए हैं यहाँ पर। क्या बजे आए थे सदर अस्पताल में? सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब में। डॉक्टर बोले कि बस कान में मशीन लगा करके देखे और बोले कि डेथ कर गए हैं, और आँख में मोबाइल से बार करके देखे। उसके बाद कहाँ ले गए आप लोग? उसके बाद यहाँ पर ले आए। कौन डॉक्टर का दोबारा ले गए? दोबारा ले गए विनोद शंकर के। कितने देर बाद ले गए? 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि अभी 15 मिनट पहले इनका जान गया है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग? डॉक्टर की, सरकारी डॉक्टर की। आप लोग क्या चाहते हैं? डॉक्टर निलंबित किया जांच चाहते हैं, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और डॉक्टर के खिलाफ एकदम जांच बढ़िया। विनायक तिवारी। मृतक कौन है? भाई है, छोटे भाई। डॉक्टर कौन थे? मुकेश राम। भागलपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 स्कूली मासूम बच्चों को मार दी टक्कर, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी बच्चे साइकिल पर सवार होकर पैन स्कूल से एडमिशन फॉर्म लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान सुल्तानगंज की ओर से आ रही 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों बच्चे करीब 20 फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे में साइकिल कई पार्ट में बढ़ गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में तत्परता दिखाते हुए बच्चे को गोद में उठाकर सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर करीब 200 मीटर दूर पकड़ लिया। सभी बच्चे महेशी गांव के रहने वाले साइकिल से पैन हाई स्कूल से एडमिशन फॉर्म लेकर लौट रहे थे। घायलों की पहचान मदन पासवान के पुत्र अंश कुमार 12 वर्षीय, मिथिलेश शाह की पुत्री करुणा कुमारी 16 वर्षीय और रंजीत कुमार के पुत्र दिव्यांशु कुमार 15 वर्षीय के रूप में सभी महेशी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। और साथ ही सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि स्कूल जाने के दौरान तीनों बच्चे सड़क हादसे का शिकार हो गए। सभी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, हेड इंजरी हुई है, जिसके कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह जा रहा था कि यथी लेके नाम लिखाने के लिए यथी लेके सर्टिफिकेट लेके महेशी से पैन स्कूल, उसी दौरान में कार से धक्का मारा। उसके बाद हम लोग को यहाँ दुकान है महेशी चौक पर, आगे में दुकान था, उसी जगह धक्का मारा। इसके बाद सुल्तानगंज ले गए, 1.5 घंटा तक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। अब फोर्स तो पूरा भागलपुर से मंगा दिया। यहाँ कोई तरह की देखभाल नहीं है सुल्तान हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चा को ये 4 कितना बच्चा को हुआ है? 4 बच्चा को। 4 बच्चे। जैसे अंश कौन है आपका? अंश कौन? अंश मेरा भतीजा है। हम सुने कि धक्का मारा तब हम जाके उठाए। मेरा पिताजी क्या नाम हुआ? अमोद पासवान। छोटा लड़का जो था, 2 मेरा लड़का और मेरा, हाँ वही चिल्ला बोला तब वही चिल्लाते हुए दिवंशों का एक्सीडेंट हुआ। कितना बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ जा रहा था? सब गए थे फॉर्म लाने के लिए, एडमिशन स्कूल। क्या नाम था उनका? बच्चा मेरा नाम, अपने बच्चा क्या नाम? बच्चा का नाम दिव्यांशु कुमार। अच्छा, पिताजी क्या नाम है? पिताजी रंजीत पासवान, मजदूरी करता है। मजदूरी करता है, यानी फॉर्म लेके स्कूल जा रहा था। फॉर्म लेने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे। बच्चा था 3 साइकिल से जा रहा था, इस गाड़ी आ रही थी, इसी बीच में दोनों का टकराव हुआ है। इसी में बच्चा को लगा है, जो घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, तो हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। कितने बच्चे घायल हुए हैं? 3 बच्चे। तो मतलब गंभीर स्थिति है तीनों की? एक का गंभीर है, 2 ठीक है। तो ये जो है चालक क्या, जो गाड़ी फरार है? आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई जो पुलिस का है उसको कार्रवाई किया जाएगा। ड्राइवर को, चालक को पकड़ा जाएगा, मालिक को गाड़ी थाना ले जाया जाएगा। गाड़ी मालिक जिसके नाम पे गाड़ी होगा उसको बुलाएगा।
और FIR होगा। क्या नाम हुआ आपका? होगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। महसी के पास जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में घटना हुई है। तीनों को हेड इंजरी है और यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया गया, तीनों गंभीर स्थिति में है और अभी सबको रेफर किया गया है। 2 पहले गया है, एक अभी जा रहा है। जैसे सर उसमें कितने बच्चे की हालत गंभीर है? 3 बच्चे? तीन ही गंभीर। हाँ, तो 3 में तीनों की हालत गंभीर है। तीनों मतलब इंजरीज, मेजर इंजरी, हेड इंजरी है। तो उसको मायागंज भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। ठीक। सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें 3 बच्चे घायल होने की सूचना है। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या है? अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार महेशी सुल्तानगंज के पास एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण 3 बच्चे घायल हुए हैं। तीनों की स्थिति को देखते हुए रेफरल अस्पताल से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफ़र किया गया है। अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके तीनों बच्चों को मायागंज शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी स्पॉट पे हम लोग देख रहे हैं, गाड़ी को सीज करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर चालक भी फरार है? अभी जांच चल रही है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन चालक था। कोटा शहर के रामपुर थाना इलाके के लोडहरपुरहेड़ मौलवी मस्जिद के, आपको बता दें कि इस खबर कोटा से, जहां कोटा शहर के रामपुर थाना इलाके के लाडपुराहेड़ मौलवी मस्जिद के निकट युवक सलमान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है। बुधवार सुबह 9 बजे मिली जानकारी के अनुसार युवक सलमान, जो कि कूलर बनाने का कार्य करता है, वहां इसकी बेटी को खिला रहा था। इसी दौरान बदमाश मोंटू उर्फ सोहेल, उसके कन्या साथी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में घायल को MBS अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवा रही है। क्या कोई किसी बात को, रजिस्ट्रेशन बात को लेकर छोटी कैसे क्या घटना हुई? सलमान नाम है उसका, मोहम्मद सलमान। पिताजी का नाम? मोहम्मद सलीम। मोहल्ले में था वो, गच्छी को लेके खड़ा था और वो आया मिट्टी, उनने दोनों, एक हाथ में मिर्ची एक हाथ में खंजर, उनने मिट्टी धोगी और भी चाकू मार दिया लड़की के। फिर कितने साल की बेटी थी उनके हाथ? 1.5 साल की। अच्छा। उसके साथ उसके बचाव के चक्कर में उसके लगी चाकू। क्या काम करता था सलमान? वो उसका पत्ते बनाता था, कूलर की बॉडी का। अच्छा, तो इसको MBS अस्पताल लेकर पहुंचे आप लोग? हाँ, मेरे दोस्तों से लेके आए रात को 8 बजे। इलाज के दौरान? इलाज के दौरान ही उसकी क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहिए कि चाहिए। आपका नाम बताएं। मोहम्मद सुल्तान। क्या लगते हैं? भाई बहुत सा बड़ा। ठीक। कोटा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का नाम अब होगा वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोटा। आयुर्वेदिक मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री प्रेमचंद्र बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिया गया यह निर्णय। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर एवं जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी रहे उपस्थित। चित्तौड़गढ़ जिले में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां आटे साटे विवाद से जुड़े 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद अब जानलेवा हो गया है और हमले तक पहुंच गया है। आपको बता दें, चंदेरिया निवासी भैरूलाल शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र के कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से उनके परिवार पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। ज्ञापन में भैरूलाल शर्मा ने बताया कि उनकी पुत्री सोनिया का विवाह बोहेड़ा निवासी विकास नागदा के साथ, उनके पुत्र मोनू का विवाह ममता नागदा के साथ हुआ है। विवाह के बाद दोनों परिवार में विवाद की स्थिति बनी, जिस पर 10 मार्च 2026 को समाजजनों की मौजूदगी में स्टाम्प पर लिखित समझौता कर आपसी विवाद खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद 24 मार्च 2026 को जब भैरूलाल अपनी पत्नी, पुत्रवधू और 1 वर्षीय पोते के साथ जियाखेड़ा गांव शोक सभा में जा रहे थे, तभी रास्ते में नामजद आरोपियों ने घेर कर लाठी सरिया से हमला कर दिया।
और हमले में भैरूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके दोनों पैर टूट गए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने सोने के मंगलसूत्र, चेन, मोबाइल और नकदी भी छीन ली है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी की जल्द गिरफ्तार, कड़ी कानूनी कार्रवाई, लूटे गए सामान की बरामदगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही पूर्व में हुए समझौते की पालन करवाने का भी गुहार लगाई गई है। मामला पूरा मामला ये है कि मेरे बच्ची और उनके बच्चे को आटे पहनाया था और शादी के बाद के अंदर हमारा दोनों बैठ के समझौता हो गया था। उसके बाद में मैं आने जाने से रिश्तेदारी में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, उसमें बिल्कुल पूरा खुला लिखा हुआ था। उसके बाद में मैं बैठने के लिए जा रहा था, कहीं मौत हो गई तो जिया खेड़ी गाँव बोईडा से जिया खेड़ी बैठने के लिए जा रहा था। चौराहा से रास्ता जा रहा, कच्चा रास्ता, उस कच्चे रास्ते से बोईडे से करीब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आगे पहुंचा। उसके बाद में 4 आदमी ने 2 आदमी तो 2 साइड में खड़े थे और एक आदमी पीछे से जगदीशी नागदा आकर के मेरी जानलेवा हमला किया। उसमें मेरे को ये भी पूरा पता था कि आगे 2 आदमी ने तो मुंह बांध रखा था और 2 आदमी का राहुल सुतार और उसका मेरे जमाई हैं विकास नागदा, उन्होंने पहले मेरे पे वार किया सबसे फर्स्ट में। बाद में मैं घायल होकर के गिर गया। उसके बाद में मेरे साथ बहुत मारपीट की। उसके बाद में मेरे को कोई ध्यान नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कि मेरे साथ में मारपीट हुई तो मैंने थाने में फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, तो मेरा फ़ोन फोड़ के और मेरी चेन झपटी। जब तक तो मेरा ध्यान था और फिर बाद में मेरे यहाँ छाती में और पैर में एक खड्डे थे, उसमें धकेल दिया। मीना देवी शर्मा। क्या है मामला पूरा? हम यहाँ से, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी बहू और मेरा पोता 1 साल का, हम बड़ी सादरी से बोड़े जा रहे थे। बोड़े के पास में जिया खेड़ी, वहाँ पर डेथ हुई थी तो बैठने के लिए जा रहे थे। तो पीछे से जगदीशी नागदा हमारा पीछा कर लिया था और आगे से थोड़े रास्ते में जाने दे के बाद विकास नागदा और राहुल सुतार और मनीष नागदा और लाडमा नागदा चारों ने मिलके वहाँ पर लट लेके खड़े थे। उसी में 2 आदमी ने मुंह बांध रखा था और राहुल सुतार और विकास नागदे ने और जगदीश नागदे ने मारपीट की थी। मारपीट करने में हमारा 1 साल का पोते को मारने की धमकी दी थी और मेरी बहू को बहुत मारपीट की थी। इंद्रनी चोट है और मेरे पति का दोनों पैर तोड़ दिया था और उदयपुर एडमिट रहा था 15 दिन तक और उनका दोनों पगों में राड रखी गई थी और इनका अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए अपराधियों को। है कि हमारी बहू और हमारा लड़का और हमारी लड़की का 8 शादी की थी, तो उसकी बेटी भी 4 साल से हमारे घर है और हमारी बेटी भी हमारे घर। हमारी बेटी को 2-3 बार वहाँ रखा था तो मारपीट करते थे और दहेज की मांग करते थे, इसीलिए हमने हमारी बेटी को यहीं रख रखा था। एंड में हमको बोला, मैंने बोला उनको कि भाई इनको ले जाओ, तो बोला कि हमारे 10 लाख दहेज चाहिए, तो दहेज हम दे नहीं पाए। उसी के कारण हमारी बेटी का हम तलाक करा दिया था। तलाक में उसी में लिखा दिखा था कि भाई हम उस गाँव में आ जा सके, हमारे को कोई मारपीट, कोई रास्ता, कोई लेन देन, बात बदलाव नहीं कर सकते। फिर भी तलाक होने के बाद 15 दिन के बाद हमारे पति का दोनों पैर तोड़ दिया और उसने बोला कि कानूनी कार्रवाई हमारे जेब में रहती है और ऐसे करके और मेरे पति को आज चलने लायक नहीं छोड़ा और मेरा दोनों घर में बच्चा बच्ची है। मेरे पोते को बहुत ऊंचा के खाई में फेंक दिया और मेरे पति को भी मारपीट करके बेहोशी में खाई में धकेल दिया गया था। फिर वहाँ पर मौके पे कौन आया और क्या किया वो हमारे को नहीं पता। हमारे को जैसे भी बड़ी थाने में गए थे, थाने वाले ने हमारी सुनवाई नहीं करे और बड़ी सादड़ी से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से बोला कि 1 घंटे में उदयपुर को आदमी को नहीं पहुँचाया तो आदमी की डेथ हो जाएगी, इसीलिए हम उदयपुर जल्दी में चले गए। 27 तारीख के दिन हम आके रिपोर्ट दर्ज की थी, 28 ने मुकदमा दर्ज किया। फिर भी अभी तक उसने कोई भी हमारी जानकारी नहीं की थी और ना हमारा पति को इंसाफ दिलाया, ना ही मेरी बहू को दिलाया, ना ही मेरे पोते को दिलाया। नाम आपका? भैरूलाल जी शर्मा मेरा नाम है। क्या मामला पूरा? मामला ये है कि मेरे बच्ची और उनके बच्चे को आटे पहनाया था और शादी के बाद के अंदर हमारा दोनों बैठ के समझौता हो गया था। उसके बाद में मैं आने जाने से रिश्तेदारी में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, उसमें बिल्कुल पूरा खुला लिखा हुआ था। उसके बाद में मैं बैठने के लिए जा रहा था, कहीं मौत हो गई तो जिया खेड़ी गाँव बोईडा से जिया खेड़ी बैठने के लिए जा रहा था। चौराहा से रास्ता जा रहा
खबर कोटा से है, जहां तेजस्विनी गौतम आईपीएस पुलिस अधीक्षक कोटा जिला शहर ने बताया है कि अपराधियों द्वारा अवैध फायर आर्म्स रखने एवं उपयोग करने की घटनाओं को देखते हुए जिला मुख्यालय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के क्रम में कोटा शहर में अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों की धरपकड़ हेतु श्री दिलीप कुमार जैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के निर्देशन में डॉक्टर पूनम पुलिस उप अधीक्षक केंद्रीय वित्त कोटा शहर की सुपरविजन में रामकिशन गोदारा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी तथा भीमगंज मंडी कोटा शहर के नेतृत्व में डीएसटी टीम व थाना हाजा की गठित टीम द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2026 को अजय आहूजा पार्क में आगे माला रोड और अभियुक्त एचएस मोहम्मद इमरान उर्फ गोलू को एक अवैध देशी कट्टा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 8 अप्रैल 2026 को श्री जनक राम सौनी में जासा के इलाका गश्त करते हुए देशराज चौराहा पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति बावर्दी पुलिस जामा व गाड़ी को देखकर अजय आहूजा पार्क से माला रोड की तरफ तेज कदमों से जाने लगा, जिसे रोककर शख्स संदिग्ध होने की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देशी कट्टा में एक कारतूस मिला है, जिसे मौके पर पूछताछ की गई तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिस पर अभियुक्त एचएस मोहम्मद इमरान उर्फ गोलू को मौके पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बूंदी जिले के गांव गुहाटा में राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन एक्वाडक्ट का निरीक्षण करते हुए पियर्स का पूजन किया है। उन्होंने परियोजना आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही प्रोजेक्ट साइट पर वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हीरालाल नागर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण वहां पर उपस्थित रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने मंगलवार को मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आधारभूत संरचना, चिकित्सा सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समग्र समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। जिला कलेक्टर श्री रंजन ने राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम वहां आपको बता दें कि RSRDC तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के सिविल एवं विद्युत अधिकारियों के साथ अस्पताल में संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, OT ब्लॉक, कॉटेज वार्ड एवं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से संबंधित परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्यों की गुणवत्ता एवं डिजाइन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया ताकि रोगी एवं पर्यावरण अनुकूल अधेड़ संरचना सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अस्पताल की OPD एवं IPD व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए ट्रॉमा सेंटर एवं OPD ब्लॉक का निरीक्षण किया है। और अच्छा करने के लिए
देखिए, व्यवस्थाओं का इंस्पेक्शन हम लगातार कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर काफी संख्या में सबसे ज्यादा ओपीडी आईपीडी के पेशेंट हैं और कई पेशेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि जो ओपीडी में आते हैं, कई तरह की यहाँ जांचें होती हैं, यहाँ दवाइयाँ और जितने भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हम उनको भी देख रहे हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम और कैसे पेशेंट के लिए बेहतर सुविधाएं बताएं। यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन के साथ में यहाँ के जितने भी निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, खास करके जो बिल्डिंग्स चल रही हैं, कुछ जेडीए के काम हैं, कुछ साफ सफाई से जुड़ी हुई चीजें, हमने उन पर भी विस्तृत चर्चा करी है। और हमारा प्रयास ये है कि हम सब मिलकर, चाहे वो हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना हो जिसका लाभ न केवल पेशेंट को मिल रहा है बल्कि हॉस्पिटल को भी जब रिइंबर्समेंट होता है तो हॉस्पिटल में भी अवसंरचना निर्माण में उस राशि से मदद मिलती है, तो हम कैसे और कॉस्ट इफिशिएंट जो है अपने प्रशासन को बनाएं, हमारा मुख्य ध्यान अभी उसी ओर है। और दूसरा जो पेशेंट का एक्सपीरियंस है, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ डिजाइनिंग कराई है जिससे कि पेशेंट आईसीयू या मल्टी लेवल आईसीयू है इसमें आने जाने में सुविधा हो, और भी कुछ चीजें हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि IHMS जो यहाँ यूज होने लग गया है उसका भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह से लॉग होती है, क्योंकि ये मेरा पहला इंस्पेक्शन है, इसलिए इसमें थोड़ा समय हम लेंगे और हम प्रयास करेंगे समझने का कि हम सब मिलके व्यवस्थाओं में और बेहतर क्या कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो रही है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है जी, किस तरह सर्वे करवाया जा रहा है ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके और उनको लाभ मिले? देखिए, बारिश की स्थिति तो रात से ही है और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उनको सूचित रात को ही कर दिया गया था और पटवारी गिरदावर सब फील्ड में है और ऐसी कई भी सूचनाएं वो संकलित करके नियमानुसार सरकार को प्रेषित करें। सर, 1 घंटे की बड़ी मीटिंग चली है, क्या व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए अधिकारियों को, चिकित्सकों को? नहीं, देखिए, मीटिंग इसलिए नहीं करी कि कोई कमियां दिखी, मीटिंग इसलिए करी कि पहले समझा जाए क्या क्या समस्या है। जैसे ये समझा गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है हम उस एक्सपेंडिचर में किस तरह से कुछ सेविंग निकाल सकते हैं ताकि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में और कहीं जहाँ हम यूज कर सकते हैं। कुछ दवाओं की जो हमारे को अगर RMSL से दवा आ रही है उसमें कहीं कोई समस्या आ रही है, लोकल परचेज हम कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे बेहतर बनाएं, और इनके कार्य को समझने के लिए एक विस्तृत मीटिंग करी थी। और जहाँ तक कमियों की बात है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं कुछ सुधार के बिंदु रहते ही हैं, तो वो हम सब मिलकर करेंगे, यही चर्चा। सर, मरीजों की सुविधाओं के लिए कई प्रोजेक्ट जो है रोक दिए गए हैं और काफी जो है धीमी गति चल रही है, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनका हम रिव्यू कर रहे हैं और एजेंसियां यहाँ साथ में अभी जाके देखेंगे भी, इस बारे में जो हो पाएगा वो हम करेंगे। सर, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे मरीजों को रस रहता है और बेड की कमी रहती है, इसके लिए कुछ और प्रयास रहेंगे? ये जैसे अभी बात कर रहे थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो कुछ बेडेड भी बन रहे हैं, कुछ न्यूरो के यूनिट्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली जहां बेड की आवश्यकता होगी वो काम ये कर रहे हैं, ऑलरेडी पूरे होंगे तो उनमें वो सुविधा मिल पाएगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।